चलिए, तो सर हम लोगों ने कल डेफिनेशन सारी देख ली थी। डेफिनेशंस देखने के बाद में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसको समझा था सेक्शन 4 में। ठीक है, याद रखना ये सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4, असेंशियल एलिमेंट्स भी अपन ने कल इसके कर लिए थे। अब थोड़ा सा अपन आते हैं बैक में। सर टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। यस सर, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होता है। मनी में से एक इंक्लूड होता है, एक इंक्लूड नहीं होता है। और स्टॉक्स एंड शेयर्स मतलब जो भी चीज जमीन से अटैच्ड है, लेकिन या जो जमीन का भाग बन रही है, जमीन का पार्ट बन रही है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जिसको हमने अलग करके देने का वादा किया है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर अलग करते ही सर वो मूवेबल हो जाएगी, मूवेबल होते ही सर गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आज अपन चालू करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा तुम्हारे। टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सर मेनली अपने को तीन तरीके के गुड्स होते हैं अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड वन इज फ्यूचर गुड्स, एंड थर्ड वन इज कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से ही आपको आंसर काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में फिर तीन टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स। ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और बिल्ड होंगे। तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, पढ़ना चालू कर भी करण भार्या। These are goods which are in existence at the time of contract of sale. That is, these goods are owned and possessed by the seller. दीज आर द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करते हैं। existing goods, these are the goods which are in existence at the time of contract, contract बनाते समय exist करते हैं at the time of contract of sale, that is these goods are owned and possessed by the seller। ठीक है, these are those goods which are in existence at the time of, हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने का समय। यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कोई गुड्स है वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज, तो फिर हम उनको एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। मतलब और डिटेल में समझे तो कि सर सेलर के द्वारा वो गुड्स ओन्ड एंड पोजेस किए जा रहे हैं। क्लियर है? कुछ ज्यादा समझाने का है इसमें नहीं सर? एग्जिस्टेंस में कई बार करण फारिया या नमित जो है वो क्या करेगा सर, किसी से एक एग्रीमेंट बनाएगा। अच्छा, आपको आज से 2 महीने बाद इतने गुड्स चाहिए तो मैं उन्हें मैन्युफैक्चर करके दूंगा, यानी कि वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। रेफर मतलब समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। ऐसे गुड्स भी होते हैं। तो हमारे लिए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एग्जिस्टेंस में है और जो सेलर है वो उसको ओन और प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब ये तीन तरीके के होते हैं सर फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। पहले मैं आपको समझाता हूं फिर अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरीके के सर, एक तो होता है स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है अनअसर्टेन्ड गुड्स और एक होता है असर्टेन्ड गुड्स। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स। हमारा नितिन रिबेरियो सीए बन गया, नितिन रिबेरियो सीए बन गया, नया नया पैसा कमाने लगा। जब नया नया पैसा कमाते हैं तो शौक पूरा करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? अरे यार, अपने वीडियोस ही ऑफ कर दिए। मैं सुहान गोयल नी मुकुंद, मुझे ऐसा मत फील कराओ कि मैं किसी डमीज को पढ़ा रहा हूँ। चुपचाप अपने अपने वीडियोस ऑन करो। तो नेतन रिबेरियो जो है, नया नया पैसा आया तो जेब में खुजली मचती है ना कि इसको कहीं खर्च भी करें। तो नेतन रिबेरियो गया कार के शोरूम में, Hyundai कार के शोरूम में। ठीक है सर, Hyundai कार के शोरूम में गया, वहां पर चार रेड कलर की i20 पड़ी थी। ठीक है, चारों रेड कलर की थी। ठीक है, और इसको रेड कलर की ही चाहिए थी। उसने एक गाड़ी पे हाथ रख दिया, सबकी कंडीशंस देख के कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एक गाड़ी पे हाथ रख दिया कि मुझे ये वाली i20 चाहिए, आई वॉन्ट दिस वाली i20 कार। ठीक है,
तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई कर दिया ना, ये सारी गाड़ियां एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दीज वर बीइंग ओन्ड बाय द सेलर, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, यस सर। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही सेलर और बायर के बीच में डिसाइड हो गया कि सर ये वाला मेरे को कार चाहिए, स्पेसिफिकली चारों में से भी ये वाली कार चाहिए मेरे को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स हो गया। उंगली रख दी, हाथ रख दिया कि ये चीज चाहिए मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इतनी तक क्लैरिटी आ गई। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, अनअसर्टेन गुड्स। सर हमारा नमित जो है वो ग्रेन्स में डील करता है, ठीक है सर, ग्रेन्स मतलब धान चावल ये सब में। तो नमित को 100 बोरी गेहूं की जरूरत थी, 100 बैग्स ऑफ वीट की जरूरत थी, ठीक है सर। अब 100 बैग्स ऑफ वीट की जब जरूरत थी उनको, तो नमित गया एक वीट होलसेलर के पास में, ठीक है। होलसेलर के गोदाम में 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ था, स्टैक करके, स्टैकिंग करके एक के ऊपर एक लगा के रखते हैं ना बड़ी बड़ी बोरियों में गेहूं, तो 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ था। नमित ने सैंपल देखा, भाई जो वीट का होलसेलर था उसने उसको सैंपल बताया कि देखो ये वाला वीट है, ये है 40 रुपीज या 50 रुपीज केजी है। नमित को सैंपल देख के चीज पसंद आ गई। नमित ने कहा 100 बोरी गेहूं मेरे को आप देना, तो इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया 100 बोरी गेहूं का। सर गेहूं एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन सर इनमें से कौन सी 100 बोरी, 1000 में से कौन सी वाली 100 बोरी इसके लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अलग नहीं निकाली गई, इसने हाथ नहीं रखा कि मैं ये वाली 100 बोरी लूंगा, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, गुड्स भी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, लेकिन सर इस बड़े ढेर में से इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी वाली 100 बोरी। तो सर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। असर्टेन नहीं किया ना, स्पेसिफाई नहीं किया ना कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। क्या तुमको नामों से आंसर समझ में आ रहे हैं कैसे अपने को आगे बढ़ना है? एवरीवन, नमित, नेतन, आ रहा है बेटा? सुहान, महक, नीव, यस सर। मुकुंद, हाँ सर। कुंती, ठीक है। तो यस सर। अनअसर्टेन कौन से हो गए सर? कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय गुड्स एग्जिस्टेंस में, लेकिन इस 1000 में से कौन सी 100 बोरी वो अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। और फिर जब शाम को मतलब सवेरे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वीट होलसेलर को बहुत सारे ऑर्डर मिले, किसी ने 10 बोरी का, किसी ने 50 बोरी का, किसी ने 25 बोरी का, इस तरीके से ऑर्डर दे दिए। शाम को उसने निकालना चालू किया अपने गोदाम से, ये 100 बोरी ले जाओ, एक टैक्सी वाले को दे दिए, ये 100 बोरी ले जाओ। यानी कि जब बड़े ढेर में से उसने अनअसर्टेन्ड गुड्स में से उसने असर्टेन कर लिया कि ये वाली 100 बोरी अब नमित के जाएगी, तो फिर वो अनअसर्टेन्ड में से असर्टेन्ड गुड्स डिसाइड हो गए कि ये वाली 100 बोरी जाएगी। यानी कि प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिक गुड्स जब नेतन रिबेरियो ने कार पे हाथ रख दिया तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कि मुझे तो ये वाली चाहिए, ठीक है। यदि नेथन रिबेरियो ने बस इतना बोल दिया है कि कोई भी मेरे को एक i20 दे देना यार, तो फिर वो उसने स्पेसिफिकली इस गाड़ी पे हाथ नहीं रखा। यानी कि ही इज ऑल्सो मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनअसर्टेन्ड गुड्स। कार के मामले में भी यदि उसने गाड़ी स्पेसिफाई नहीं करी, उसने कहा ठीक है ये पकड़ो पेमेंट, i20 एक मेरे को देना, स्पेसिफाई नहीं कर रहा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो सर वो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स। फिर जब बाद में से डीलर उसमें से चारों में से कोई भी एक गाड़ी निकाल के लाएगा, तो फिर वो अनअसर्टेन से असर्टेन हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आया? एक में तो क्या होता है, एक में तो शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई कर दिया, एक में सर गुड्स एग्जिस्टिंग तो है लेकिन कौन सा वाला हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया, तो सर दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। और सर जब बाद में उसमें से निकाल लेंगे कौन से वाले, तो वो दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ असर्टेन गुड्स। मतलब यहां से यहां पहुंच के फिर प्रोसेस एंड होगा। बात समझ में आ गई? यस, तीनों एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग गुड्स। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो फिर अपन पढ़ना चालू करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। चल पढ़ भाई, सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स। Goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale are specific goods.
देखो, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं और एग्री कर लिए जाते हैं कि ये वाली कार, ये जिसपे मैंने हाथ रख दिया चारों में से ये वाली कार मुझे चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही स्पेसिफाई कर लिए जाते हैं, दोज आर स्पेसिफिक गुड्स। बात समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल। Are of four आउट cars आउट ऑफ, सॉरी, in आउट ऑफ। out of four cars in different colors displayed in showroom, A selects white car and agrees to buy it. The white car is specific existing good. ठीक है, यदि बिलो एग्जाम्पल में हमारे नमित ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही हाथ रख दिया होता कि मैं तो ये वाली 100 बोरी लूंगा जो इस वाले स्टैक में लगी हुई है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हो जाता? स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो जाता। पर उसने तो सैंपल देख के फाइनल कर दिया, ये तो देखा ही नहीं कि कौन से वाली 100 बोरी, तो ही इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, जो अभी तक असर्टेन नहीं किए गए कौन से वाले। ठीक है, क्वालिटी वगैरह सब डिसाइड कर लिए पर असर्टेन नहीं, इन 1000 में से कौन सी। ठीक है, अनअसर्टेन गुड्स। Goods which are defined only by description or sample and not specifically identified. गुड्स विच आर डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, या तो है ना, चावल बेचते समय नमित को होलसेलर ने बोल दिया देखो ये टिबर डुबर को सुपर क्वालिटी का होएगा, कोई भी क्वालिटी बता दी, उसकी लेंथ जो होगी वो इतने की होएगी। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन से माल बिक रहा है, गुड्स एग्जिस्टेंस में है, लेकिन या तो डिस्क्रिप्शन से माल बिक रहा है या सैंपल से माल बिक रहा है, सैंपल दिखा के कि देखो ये वाला दूंगा आपको। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल से माल बिक रहा है, ऐसा भी होता है, डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी बताया। ठीक है, लेकिन गुड्स को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो वो क्या कहलाता है? अन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, असर्टेन की प्रोसेस यहां से यहां आएगी। ठीक है, पढ़ना भाई। Goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement after the formation of the contract are called ascertained goods. सर, एक बार अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हुआ था उस हिसाब से जब गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, असर्टेन कर लिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन दोस गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। यानी यहां पहुंचने का रास्ता यहीं से आता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब काम की बात बताता हूं, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन, अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स को डिफाइन किया गया था, तो वहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स में केवल दो कैटेगरीज दिखाई गई थी बेटा, एक तो था स्पेसिफिक गुड्स और एक था अनअसर्टेन गुड्स। ये तीसरी कैटेगरी प्रोसेस जब ओवर द टाइम डेवलप हुई कि भाई अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन भी तो करना पड़ेगा, तो ये तीसरी कैटेगरी वहां से लीगल, वो कहते हैं ना, उससे आई थी, लीगल प्रोसेस से, लॉ से ओवर द टाइम डिफाइंड हुई। ये असर्टेन गुड्स जो है ना, ये डिफाइन नहीं किए गए हैं, दो ही तरीके के डिफाइन किए गए हैं, स्पेसिफिक गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो क्या हमने एग्जिस्टिंग गुड्स को समझ लिया? यस सर। जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है, ओनर के पास में है, ओनर के पास में उसका पोजेशन है, तो वो दोज आर स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स जो कि सबसे पहले एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली, नंबर टू मतलब जिन पे हाथ रख दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया कि इनमें से भी मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अनअसर्टेन गुड्स, सर सैंपल या डिस्क्रिप्शन से सेल हो गई लेकिन पता नहीं कि इनमें से कौन सी। और तीसरा असर्टेन गुड्स, यानी कि अनअसर्टेन में से जब असर्टेन कर लिया तो फिर वो असर्टेन गुड्स हो जाएंगे। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, फ्यूचर गुड्स। पढ़ भाई। Means goods which are not in existence at the time of contract. These goods are to be manufactured or acquired by the seller after the contract of sale is made. Means future goods means goods which are not in existence at the time of making the contract। सिंपल है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, दोज आर फ्यूचर गुड्स। सो गुड्स
future goods means goods which are not in existence at the time of contract. These goods are to be manufactured or acquired by the seller after the contract of sale is made. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, नमित मैन्युफैक्चरर है और नमित ने वादा किया किसी को कि मैं आपको 2 महीने बाद 1,000 पीस इसकी मैन्युफैक्चर करके दूंगा। तो जब बना के देने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उस समय वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो वो फ्यूचर गुड्स के लिए वादा कर रहा है। सो गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दीज गुड्स आर टू बी आइदर मैन्युफैक्चर्ड, या तो मैन्युफैक्चर करना है या किसी और से एक्वायर करना है सेलर को। यानी रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? सेलर हो गया। सेलर के पास में वो गुड्स भले ही एग्जिस्ट करते हो, लेकिन बेचने वाले के पास में नहीं है, तो हम उनको फ्यूचर गुड्स माने। बात समझ गए? ठीक है। आइदर मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, फ्यूचर गुड्स। आगे पढ़ भाई। Where contract of sale of future goods is made, it is an agreement to sell, not a sale, because the property in the goods are transferred at future date when goods shall be manufactured or acquired. देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब कभी भी रेफरेंस पॉइंट जो है वो फ्यूचर गुड्स का आ रहा है, देखो एक तो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए आप, अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का होता है बच्चों। एक तो पहला सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। बार बार बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि भेजे में घुस जाना चाहिए ये। सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो रही है, तो वो हो जाएगा सेल। और एग्रीमेंट टू सेल, भविष्य में सेलर से बायर के पास में प्रॉपर्टी इन गुड्स वो ट्रांसफर होगी, ये होता है एग्रीमेंट टू सेल। याद आ गया? रिवाइज हो गया? यस सर। सर एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए कैसा भी एग्रीमेंट बन सकता है, या तो सेल वाला या एग्रीमेंट टू सेल वाला। एम आई राइट? एम आई क्लियर? एग्जिस्टिंग गुड्स इमीडिएटली ले लो सर, ओनरशिप हमको कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल, सर जब जिस दिन आप हमको पेमेंट करोगे उस दिन हम आपको इन गुड्स की ओनरशिप देंगे, गुड्स भले एग्जिस्टेंस में। यस सर, क्या ये समझ में आ गया? एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल बन सकता है, लेकिन जो फ्यूचर गुड्स हैं, क्या तुम उसमें, जो तुम्हारे खुद के पास में नहीं है, क्या तुम उसमें किसी को ओनरशिप अभी ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं। तो फ्यूचर गुड्स में सेल तो कभी बनेगा ही नहीं, हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? मुकुंद, नीव, पूंजी, रोहन, मीत, एम आई क्लियर भाई? फ्यूचर गुड्स Yes, sir. में Yes, हमेशा sir. एग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा। तुम खुद एक्वायर करोगे फिर उसकी ओनरशिप किसी और को दोगे ना, जब तुम्हारे खुद के पास में ही नहीं है तो फर्जीवाड़ा। ओनरशिप अभी ले लो, अरे कहां से? तुम्हारे खुद के पास में ही वो गुड्स नहीं है। ठीक है। सो where a contract of sale of future goods is made, it will always be an agreement to sell and not a sale, because the property in the goods are transferred at future date when goods shall be manufactured or acquired. Simple. तो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में सेलर या तो एक्वायर करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा। लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द कंटिंजेंट गुड्स। पढ़ भाई। Goods, the acquisition of which depends upon the happening or non-happening of a contingency, that is contingent event. स्टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट? अपन ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हुए हैं ना, वहीं से तो मीनिंग डिराइव करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट? बताओ। कंटिंजेंट Dependent on कॉन्ट्रैक्ट्स, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। तो सर कंटिंजेंट गुड्स सर किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा कि वो गुड्स सेलर के पास में आते हैं या नहीं आते हैं। फिर वो यदि आ जाते हैं तो बायर को देगा। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने बायर को बोला मेरा शिप आ रहा है। कहां से? चाइना से मेरा शिप कंटेनर्स आ रहे हैं।
यदि वो टाइमली आ जाएंगे या यदि वो आ जाते हैं तो मैं उसमें से आपको 10 कंटेनर देने का वादा करता हूं। तो ये कैसे गुड्स हो गए रे? कंटिंजेंट गुड्स हो गए। यदि शिप आएगा, कंटिंजेंसी क्या है? शिप का आना या नहीं आना। आएगा तो हम दे देंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो हम नहीं दे पाएंगे। कंटिंजेंट गुड्स, द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंसी, दैट इज शिप का आना या नहीं आना, ठीक है। तो एग्जाम्पल वही है, ये एग्रीज टू सेल 100 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन पर्टिकुलर शिप टू बी प्रोवाइडेड द शिप अराइव्स सेफली। प्रोवाइडेड द शिप अराइव्स सेफ, शिप सही से आना चाहिए तो ही तो दे पाऊंगा। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल द कंटिजेंट गुड्स बिकॉज द एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द कंटिजेंसी ऑफ अराइवल ऑफ शिप। शिप आएगा नहीं तो फिर हम कहाँ से देंगे सर? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स के बीच में, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। अब अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल पुट करता हूं, आप बताना वो फ्यूचर गुड्स हैं या क्या, मतलब क्या है? कंटिजेंट गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्या है आप बताना। सर, मुकुंद का है? यस सर। मुकुंद, मुकुंद का नाम का यस सर। मतलब होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को किससे, क्या, कौन सा जानवर बड़ा प्रिय था? गाय बड़ी प्रिय। क्या सर? हाँ गाय। हाँ, मुकुंद नींद में ही है, तू उठता नहीं है, ठीक है, तेरे सर अरे नहीं, उठ गया हो सर। नींद में ही है, अटेंशन नहीं है तेरा, ठीक है। अटेंटिव रहा कर, चाय वाय पी के बैठा कर, ठीक है। ये दूध ही पी रहा हूँ सर अभी। देख लो, श्री कृष्ण को भी दूध और माखन और यही सब पसंद था। आ जाओ। तो श्री कृष्ण को, हमारे मुकुंद को गाय बड़ी पसंद थी, पसंद थी क्या, पसंद है। तो अब इसने क्या है, इसने एक तबेला बनाया हुआ है। तबेला मतलब समझते हो, जहाँ गाय भैंसे पालते हैं, वहां पर इसके पास में 10 काउज हैं, ठीक है, 10 काउज है। 10 काउज हैं तो इसने एक डेयरी वाले से, तुम्हारे यहाँ पर मदर डेयरी चलती है या कौन सी डेयरी चलती है? मान लो मदर डेयरी है। पता नहीं सर। अबे डेयरी थैली का दूध नहीं लाता है क्या कभी भी? आज दिन तक घर में नहीं आया है क्या? मुकुंद, अमूल का आता सर। हाँ तो मदर डेयरी, अमूल डेयरी, कुछ भी ले ले यार, ठीक है। अमूल डेयरी से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तबेले के ओनर मुकुंद ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? अगले 1 साल तक मेरी गाय भैंसें जो भी दूध देगी, जो भी मिल्क देगी, वो मैं आपको 60 रुपीज पर लीटर के हिसाब से सप्लाई करूंगा। अगले 1 साल तक मेरी गाय भैंसें जो भी दूध देंगी वो मैं आपको 60 रुपीज पर लीटर। जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तब दूध हाथ में है क्या? नहीं सर। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कि सर फ्यूचर गुड्स के लिए हुआ, जो भविष्य में हासिल किया जाएगा और बेचा जाएगा। कई जने बोलेंगे सर ये तो कंटिंजेंट गुड्स हो गया ना। क्यों? क्योंकि गाय भैंसे देंगी तब ये सप्लाई करेगा ना, ठीक है। कंटिंजेंसी ये है कि गाय भैंसों को देना पड़ेगा, नहीं, ऐसे मत सोचना इसको, ठीक है। इसको क्या कि सर फ्यूचर गुड्स के लिए है, ये क्या फ्यूचर गुड्स के लिए है कि सर जब इसको खुद को हासिल होएगा तब देगा फ्यूचर गुड्स, ठीक है। या फिर तो ये वेवलेंथ गलत नहीं है कि कई जने इसको कंटिंजेंट गुड्स के बारे में भी सोचें, बट अपने को ये सोचना है। अब जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, एक फार्मर है, फार्मर के साथ में किसान सॉस वाले ने, किसान की सॉस, टोमेटो सॉस खाई हुई है या नहीं खाई हुई है? तो किसान सॉस वाले ने पहले से एग्रीमेंट कर लिया, क्या, आपके खेत में जो भी टमाटर होंगे, आपके खेत में जो भी टोमेटोज होंगे, वो आप हमको 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। इसके लिए हम आपको रिसोर्सेज, तकनीक, सब एप्लीकेबल जो भी होती है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मेहनत आप करेंगे, खेत आपका होगा, टमाटर आप उगाएंगे, और 20 रुपीज पर केजी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत सारे फायदे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या फायदे होते हैं कि सर फार्मर भी एक तरीके से सेफ हो जाता है कि मैं कुछ कमा के ही निकलूंगा, और उसको टेक्निक भी मिल जाती है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। और किसान सॉस वाले को ये फायदा, उस समय मार्केट में यदि फ्लक्चुएट कर रही हो, कई बार टमाटोज के प्राइस 200 रुपीज केजी तक भी पहुंच जाते हैं जब सीजन नहीं होता है तब, ठीक है, तो वो उससे बच जाएंगे। दोनों को फायदा ही फायदा है, ठीक है। करण फारिया क्या हुआ? तो सर हम लोग मतलब फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स में हम्म। डिफरेंस में ऐसा बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर गुड्स में एग्जिस्ट नहीं करते होते गुड्स, और कंटिंजेंट गुड उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बट
हाथ में नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, बस आप हमें उगा के देना और हम आपको 20 रुपीज पर केजी से खरीदेंगे। ठीक है, सिंपल ऐसा बना दिया सर, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर गुड्स हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब फार्मर ने, देखो इनबिल्ट सिचुएशन है, फार्मर ने उसमें बोल दिया सर बारिश हुई तो, मान लो फार्मर के पास में कुआं था तो पानी निकाल के उगा लेगा। अब यदि फार्मर के पास में कुआं नहीं था, तो बोलता है सर बारिश होएगी तो मैं दे पाऊंगा, प्रॉपर धूप निकलेगी तो मैं दे पाऊंगा। तो फिर हमारे को क्वेश्चन किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है सर? कंटिंजेंट गुड्स की तरफ। एक्विजिशन ऑफ दीज गुड्स डिपेंड अपॉन सम प्रायर कंडीशन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग उसी समय लगाना, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता। क्लियर कट डिफरेंस कभी पूछेंगे नहीं तुमको, सिंपली तुमको पूछेंगे फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं और कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं। फ्यूचर गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सेलर के पास में नहीं थे। कंटिंजेंट गुड्स जो है कि सर एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन सम कंटिंजेंसीज। ठीक है, चलिए अपने को मेन चीज ये याद रखनी कि सर कोई चीज कंटिंजेंट गुड्स होती है, कुछ गुड्स फ्यूचर गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्दर 3 तरीके के, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। क्या तुमको एक बार कंसेप्चुअली क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। कंसेप्चुअली क्लियर हो गई चीजें? चलिए, तो अपन ने अब नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए स्टार्ट करते हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कोई बना रहा है तो सर वो या तो सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा। सेल मींस सर property or ownership in goods immediately transfers at the time of making the contract, whereas in agreement to sell, the property or ownership in goods transfers from the seller to the buyer at some future point in time। डिफरेंस आता है, एक बार पढ़ के इसको खत्म करते हैं। आइए सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ भाई। Sale, the term sale is defined under subsection 3 of section 4 of Sales of Good Act हाँ 1930 हाँ, करेक्ट पढ़ो। सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ठीक है, एक बात और Sales बताऊं आपको, एक बात और देखो, हालांकि पहले बता चुका हूं बट फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वर्ड आ रहा है इंडियन, बना हुआ कब है? आजादी के पहले। ठीक है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बना हुआ कब है? आजादी के पहले। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बना हुआ कब है? आजादी से पहले। सर इसके नाम में इंडियन आ रहा है, इसके नाम में इंडियन आ रहा है, इधर से वर्ड कहाँ चला गया? इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इधर से वर्ड कहाँ चला गया? ये भी तो आजादी से पहले बना हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं आया इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट? सर था इसमें इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 1960s के दौर में कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट ने इसमें से अमेंड, टाइटल अमेंड करके इसमें से वर्ड इंडियन हटा दिया, इसमें से वर्ड इंडियन हटा दिया। सर तो बाकियों में भी कर देते ना यार, बस भूल गए, नहीं किया। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इंडियन एज इट इज चल रहा है। तो पढ़ना क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, पहला पहला शब्द जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये इनका कैपिटल होएगा। सेल लिखने का तरीका क्या है? सेल का एस बड़ा, जी बड़ा, ए बड़ा, कॉमा करके जो साल है वो सही से लिखना। सॉरी 1930, वो सही से लिखना। कई जने साल में, जैसे मैंने अभी गड़बड़ किया वैसे साल में गड़बड़ कर देते हैं, इसका यहाँ चिपका देते हैं, ओ एग्जामिनर को ध्यान पड़ जाता है, गहराई में स्टडी नहीं की है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस तरीके से लिखना, गलत तरीके से मत लिख देना। चलिए नेक्स्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एज। पढ़ भाई।
where under the contract of sale of goods, the property in the goods transferred from the seller to buyer immediately at the time of making of contract of sale. प्रॉपर्टी या ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है वो रेफरेंस पॉइंट है। सेल या एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा उसका, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल भविष्य में कभी हुई, पढ़ लो। Where under the contract of sale, the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to fulfillment of some conditions. सर एग्रीमेंट टू सेल जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, भविष्य में, और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पूरी होंगी तो हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो ना हो रही है ना ओनरशिप ट्रांसफर, नहीं सर, सर वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल जब भविष्य में होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, लेट्स कम टू द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखो जब भी अपन डिफरेंस कर रहे हो तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि 3 कॉलमर टैबुलर फॉर्मेट में आप आंसर करें, 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में, उससे नंबर ज्यादा मिलते हैं रे। एक तो है, मान लो हमारे नमित ने ऐसे लिख दिया, सेल का ये मतलब होता है, एग्रीमेंट टू सेल का ये मतलब होता है, इनमें सेल का टक 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 सारी डिटेल्स ऐसे पैराग्राफ में लिख दी, एग्रीमेंट टू सेल की टक 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 सारी ऐसी डिटेल्स ऐसे लिख दी। अबे एग्जामिनर क्या ढूंढता रहेगा तुम्हारे बिहाफ पे कि क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में जो तुमने लिखा है? नहीं, जब कभी भी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, differentiate between many things we have read, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, differentiate between these। तो सर डिफरेंशिएटर जहां भी आ रहा है ना 3 कॉलमर टैबुलर फॉर्मेट काम में लोगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये तो आप जानते हो, सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट टू सेल में transfer of ownership takes place at a future time or subject to fulfillment of certain conditions. Second, type of contract, per way. It is executed contract, it is executory contract. Executed in the sense, एक ही सेंस में बात हो रही है, इधर कंफ्यूज मत होना आगे जाके। Executed in the sense ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होनी थी, वो हो गई, हाँ सर हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। जरूरी नहीं है इधर से इधर पेमेंट आ गया, वो बाकी भी हो सकता है। हमने सेंस क्या उठाया एग्जीक्यूटेड होने का? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें काम कर दिया गया है। तो कौन सा काम कर दिया गया है कि सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, एग्जीक्यूट उस सेंस में हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी सर भविष्य में होगी। पेमेंट या डिलीवरी को मत लेके अड़ जाना कि सर यहां से यहां भी पेमेंट आ गया क्या, या डिलीवरी हो गई क्या, ना वो काम बाकी है क्या। नहीं, हम किस सेंस में एग्जीक्यूट हुआ हुआ मान रहे हैं? ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई क्या। पॉइंट नंबर 3, Rights of seller against buyer breach. तो इसमें seller can sue the buyer for the price of goods because of passage of property therein to buyer. अपन किस में पढ़ रहे हैं? सेल में पढ़ रहे हैं। सेल में क्या होता है कि सर सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है, सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी है, अब बायर ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, पैसा नहीं दे रहा है, तो हम सेलर पे कैसा केस ठोक सकते हैं? हम सेलर पे कैसा केस ठोक सकते हैं? फॉर द प्राइस। भैया ओनरशिप तेरी हो चुकी है, ला पैसे ला, पूरा 10,000 रुपए की मैंने जो प्राइस डिसाइड की थी वो ला। बात समझ में आ गई? यदि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई सेल में, तो सर अपन ने, अब बायर ब्रीच कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तो हम उस पर कैसा केस ठोकेंगे? सर पूरी प्राइस के लिए, ओनरशिप तेरे पास जा चुकी है, ला प्राइस ला। नेक्स्ट, सेलर कैन, इधर एग्रीमेंट टू सेल में सेलर कैन स्यू द बायर फॉर डैमेजेस ओनली। समझो सर, एग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हुई? नहीं सर। तो अभी तक ओनर कौन है?
अभी तक ओनर कौन है सर? सेलर ही ओनर है, ठीक है। तो सर अब इसने है ना एग्रीमेंट तो बना लिया, लेकिन अब ये माल ले नहीं रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है। तो सर जो चीज हमने इसके साथ में 10,000 रुपए में बेचने के लिए डिसाइड किया था, अब वो मार्केट में जाके हमको 9,000 रुपए में ही बेचना पड़ गया, यानी कि इसकी ब्रीच के कारण हमको कितना नुकसान हुआ? 1,000 रुपए का। तो हम इसके ऊपर कैसा केस लगा सकते हैं? ओनली सूट फॉर डैमेजेस लगा सकते हैं, सूट फॉर प्राइस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप अभी तक हमारे पास में ही है। एग्रीमेंट टू सेल में यदि बायर ने ब्रीच किया है तो हम इसके ऊपर केवल सूट फॉर डैमेजेस लगा सकते हैं, सूट फॉर प्राइस नहीं लगा सकते हैं। जबकि सेल में सेलर से बायर के पास में उस माल की ओनरशिप जा चुकी है, वे पैसे नहीं दे रहा, तो हम सीधा क्या ठोकेंगे? सूट फॉर प्राइस, ला 10,000 रुपए। फर्क समझ में आया दोनों में? फर्क समझ में आया दोनों में? बोलो यस और नो। यस, नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और बर्डन ऑफ रिस्क। सर क्या होता है, ये बहुत इस पे पूरे मतलब है ना क्वेश्चंस बन जाते हैं इस इतने से पॉइंट पे। इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ या बर्डन ऑफ रिस्क। कई बार क्या होता है, माल बीच में खराब हो जाता है यार। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में माल जा रहा है, सेलर ने बायर को माल बेचा, ट्रांसपोर्टेशन में माल जा रहा है, सर बीच में रास्ते में बारिश आई, फ्लड्स आई, आग लग गई, वो माल खराब हो गया, या उन गुड्स का कुछ भी खराबा हो गया, गोदाम में पड़े पड़े ही खराबा हो गया। तो सर उस गुड्स की रिस्क कौन बियर विद करेगा, उस माल को खराब होने की? सर फॉर्मूला क्या है? जो भी उस समय ओनर है, जब उन गुड्स को नुकसान हुआ, यदि किसी पार्टी की गलती के कारण नुकसान हो रहा है, तब तो वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी उन नुकसान की भरपाई के लिए। यदि बिना किसी पार्टी के गलती के नुकसान हो रहा है, तो सर जो भी ओनर है रिस्क उसकी है। जब नुकसान के समय जो भी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी ओनर है रिस्क उसकी है। ये बात ध्यान रखना। सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो तो आगे समझाता हूं। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।